हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखेंगे आंसर प्रैक्टिस। आप लोगों का रेगुलर मैं करवा रहा हूँ। क्लास नंबर 9 है आज। और एक आंसर बेहतर कैसे होना चाहिए ये आप लोगों को ट्रेनिंग रेगुलर मैं दे रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या लाभांश। इसे अन्य शब्द में जननांकीय लाभांश भी कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में जनसंख्या लाभांश कहेंगे। आप लोग इसे समझिएगा। यानी कि पॉपुलेशन का वो हिस्सा का ये बात करता है जो प्रॉफिटेबल होता है इकोनॉमी के लिए। तो बहुत ही स्थिरता के साथ आज इस पूरे डिटेल वीडियो को हम लोग देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो में आ ही गए हो तो लास्ट तक देखना। आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, वो रेगुलर चल रहा है और क्वेश्चन यहाँ लिखा रहता है आप लोगों का, ठीक है। और क्लास नंबर यहाँ लिखा रहता है, थंबनेल में आप सभी देख सकते हैं। क्लास नंबर 9 है आज। तो आज हम लोग बात करेंगे जनसंख्या लाभांश के बारे में, बिना आपका बहुत ज्यादा समय लिए। तो चलो आओ इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें चीजों को क्या हमें सीखना है ये हम लोग जानते हैं। यानी हम लोग अगर जनसंख्या लाभांश से संबंधित क्वेश्चन आता है मेन, तो उसे हम लोग कैसे डील करेंगे। सबसे पहले आता है कि जनसंख्या लाभांश से आप क्या समझते हैं, आपको इसे बताना है, वो जो कि मैं अभी बताऊंगा। फिर जनसंख्या लाभांश का परिदृश्य क्या है भारत में, ठीक है, एक ये हो गया। फिर जनसंख्या लाभांश सुधार के कदम क्या हो सकते हैं, यानी कि और इसे इफेक्टिव कैसा बनाया जाए, और इसे इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। फिर जनसंख्या लाभांश की नीतियां क्या क्या है, जनसंख्या लाभांश के संदर्भ में चुनौती क्या क्या है, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे चैलेंजेस क्या क्या है, और सारांश के बारे में जानेंगे, यानी कि इसे कंक्लूड फिर कर देंगे, ठीक है। तो इस 6 बिंदुओं के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जितने भी लोग हैं, आप लोग जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि उससे होगा ये कि मेंस का जो डर है वो आपके दिमाग से निकलेगा। मेंस का डर दिमाग से निकाल लीजिए। देखो एक फिगर आउट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जनसंख्या भारी पैमाने पर बढ़ रही है, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रही है। और ऐसे में कैसे जनसंख्या राइज कर रहा है भारत में या पूरे विश्व में, इस बात करेंगे। अब इसमें जनसंख्या लाभांश की स्थिति कैसे कायम होती है, तो हम लोग पहले उसे जानेंगे। तो यहाँ पहला ही है कि जनसंख्या लाभांश से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखो जनसंख्या लाभांश की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ बात किया जाता है कि जो जनसंख्या का वो पार्ट जो स्किल्ड हो, यानी जो कौशल युक्त हो। पहला चैलेंज ये है, ये होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि जनसंख्या लाभांश की स्थिति। दूसरा, उसका जो एज ग्रुप रहेगा 15 से 59 वर्ष के बीच में रहेगा, यानी 15 टू 59 वर्ष के बीच में ये होना चाहिए। बस इसका दो क्राइटेरिया है, अगर ये फुलफिल कर रहा है इसका मतलब है जनसंख्या लाभांश की स्थिति में वो देश है। भारत के संदर्भ में बात करें तो अभी के दौर में 55 से 58% जो जनसंख्या है भारत का, वो यंग है। अब देखो एक होता है यंग यानी कि युवा आबादी, ठीक है, एक आपका होता है युवा आबादी, और एक होता है युवा आबादी में भी लाभांश की स्थिति में कितनी है, यानी कि कौन कितना प्रॉफिटेबिलिटी की स्थिति में है, देश को कितना लाभ पहुंचा सकता है, ठीक है। तो मेंस का जब आप आंसर राइटिंग करो, तो जब इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया जनसंख्या लाभांश से संबंधित, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इंट्रो हर क्वेश्चन में, बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से पहले एक डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम अगर बनाते हो तो आपका आंसर बहुत बेहतर होगा। बॉडी पार्ट के बाद आपको कंक्लूजन दे देना, ठीक है। देखो प्रीलिम्स और मेंस का फर्क ये है कि प्रीलिम्स में तो सारे लोग बैठ जाते हैं, लेकिन मेंस में वही बैठते हैं जो प्रीलिम्स में अच्छी प्रदर्शन किए हुए रहा। इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा प्रदर्शन के साथ मेंस भी क्लियर कर लें, इंटरव्यू तक पहुंच जाए उसे भी क्लियर। ऐसा ना हो कि केवल पीटी निकालने वाला घोड़ा आपको नहीं बना, वरना आप लंबे रेस के घोड़े नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके इंट्रो में बस यही लिखना है कि जनसंख्या लाभांश जो होता है किसी भी देश का, जो, चलिए आइए आप लोगों को डायरेक्ट वो चीजें ही आपको दिखा देता है कि आपकी कंफ्यूजन दिमाग में ना बना रहे। भारत के संदर्भ में कुछ यहाँ पे डाटा दिया गया है, इसको अभी डिटेल करेंगे। यहाँ क्या कहता है कि जब कुल जनसंख्या में कामकाजी लोगों का अनुपात बड़ा होता है तो जनसंख्या लाभांश माना जाता है। उसमें भी जनसांख्यिकीय लाभांश जो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं,
वो इसी से उत्पन्न होता है जब बड़ा भाग काम करता है, क्योंकि अधिक लोग जो हैं वो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिए रहते हैं और आर्थिक विकास में अपना योगदान करने की क्षमता इनमें होती है। तो यही होता है जनसंख्या लाभांश। इंडिया अगर डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो 2011 में जो भारत में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन था 61% था, 2031 में यही 65% हो जाएगा और 2051 में 62%। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये जो कर्व है वो इस तरह जाके ऐसे गिरेगा, यानी अभी हम लोग 2031 तक बहुत हाईली यंग एज जो है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो इसका जनसंख्या है यंग एज का वर्किंग फोर्स का वो आगे जाके 51 के में गिरेगा नीचे। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो, इस तरह का सेम तो नहीं आप बना पाएंगे, इस तरह का सेम तो आप नहीं बना पाओगे, लेकिन कोशिश करना आप इसे कर पाओगे अगर आपके हाथ में हुनर है डायग्राम बनाने की तो। वरना आप सिंपल चार्ट भी बना सकते हो। चार्ट ऐसे बनेगा कि आपने एक इस तरीके से यहाँ पे लिखा और यहाँ लिखा 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%। ठीक है, यहाँ 2011 लिखे, यहाँ 2021 लिखे और 21, 2031, 41, 2051, 2061 ये आपने लिखा। और उसके बाद जो 2011 की स्थिति थी 35% की, इसको इस तरीके से ऊपर ले जाना है और उसके बाद सीधा ऐसे डाउनफॉल में आपको दिखा देना है। और फिर आपको ये एग्जैक्ट नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ये अप्रोच आपको बताएगा टीचर को कि भाई नहीं इसने जो है वो मेहनत किया है। कोशिश करना कि जो सटीक हो वही बनाओ, ठीक है, कोशिश करना जो सटीक है वही बनाइए, बिल्कुल अलग ना बनाइए। लेकिन आपके लिए मेंस में यही मैटर करेगा कि इंट्रो के बाद एक डायग्राम जरूरी है। जैसे ही इंट्रो लिखते हो एक डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम क्या करता है बहुत सारी चीजों को कम शब्दों में स्पष्ट कर देता है और टीचर को भी लगता है कि नहीं इस वाले प्रश्न में इसको नॉलेज था तभी तो डायग्राम बनाया। देखो भारत में कुल आबादी की अगर बात की जाए 144.17 करोड़ भारतीय। अब आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष का जो बच्चे हैं यहाँ पे 24% है, 10 से 19 के बीच में 17%, 10 से 24 के बीच में 26%, जबकि 15 से 64 के बीच में 68% है और 65 प्लस की जो आबादी है वो मात्र 7% है। यानी बुजुर्गों जो आबादी है भारत में वो बहुत कम है, यानी बुजुर्ग अभी भारत में कम है, अभी यंगस्टर ज्यादा है। भारत एक युवा आबादी वाला देश है। तो अब इसमें आपको पूरा डिटेल में आंसर कैसे जाएगा, ठीक है, तो जनसंख्या लाभांश से जुड़ा हुआ कुछ बात रहता है उसको आपको जानना पड़ेगा। जनसंख्या लाभांश से जुड़ा बात क्या है, सबसे पहले ये स्किल्ड हो, शिक्षित हो, इसका जो एज हो 15 से 59 वर्ष के बीच में हो, ये स्वस्थ होना चाहिए यानी कि इसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, इसको रिटायरमेंट भी मिले, इसको पेंशन भी मिले, है ना, रिटायरमेंट के बाद, और इसे अच्छी सैलरी मिले, अच्छा काम मिल जाए देश में। ये सब स्थिति जो है अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन भारत के संदर्भ में क्या भारत युवा आबादी का लाभ उठा पा रहा है, ये सवाल पूछा जाता है मेन क्वेश्चन में। तो देखो आप इस वाले इंट्रो को चिपका सकते हो अपने इंट्रो में, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पर, इससे जुड़ी कुछ खास बातें क्या है कि जनसंख्या लाभांश से आशय है कि जब किसी देश में काम करने वालों की संख्या और उनके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात कम होता है। अब देखो काम करने वाले लोग मान लो 80 हैं और आश्रित किसको माना जाएगा, जो 60 प्लस है या 65 प्लस है, तो अगर वे 20 लोग हैं 20% और काम करने वाला 80%, तो माना जाएगा देश की स्थिति ठीक है। अब पता चला 20 लोग हैं काम करने और डिपेंडेंसी 80% लोगों की, तो ये क्या हो जाएगा, स्थिति खराब हो जाएगी कि 20 लोग काम कर रहे हैं और खाने वाले 80 लोग, तो ये स्थिति खराब है। तो याद रखना कि जनसंख्या का अनुपात मैटर करता है जनसंख्या लाभांश में, पहला लाइन यही डिनोट करता है। जनसंख्या लाभांश जो है आर्थिक विकास में तेजी आता है इससे और जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार होता है। अब देखो इसमें बात करेंगे एचडीआई का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखो भारत जो है लगातार सुधार कर रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसका जो 3 पिलर है उस पर ये काम कर रहा है, यानी कि सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। एचडीआई में अब जीवन स्तर में भी अलग अलग बिंदु होता है, जैसे ऊर्जा अगर बात कर लिया जाए
या फिर जीवन स्तर में आपका बात किया जाएगा कि आप जो उपभोग की वस्तुएं हैं, ठीक है, वो आप अच्छे तरीके से ले पा रहे हैं या नहीं, घर जो है वो पक्का मकान का बना हुआ है या नहीं, या कच्चा मिट्टी का बना हुआ है, ये सब चीज। तो एचडीआई में भारत जो है लगातार वो वृद्धि कर रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार आ रहा है, क्योंकि अभी ये जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है, $5 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो ये दूसरा पॉइंट इस चीज को बताया। जनसंख्या लाभांश को बेहतर बनाने के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, वो जो सतत विकास वाली बात है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, 17 लक्ष्य का चर्चा कर सकते हैं। भारत को जनसंख्या लाभांश में जो चरण है वो आपने देखा कि अचानक से जनसंख्या का बूस्ट हुआ, यानी कि बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगा। इसके लिए जनसंख्या नीति भी आया कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, पॉपुलेशन को। तो भारत का जनसंख्या लाभांश चरण 2055 तक चलने की उम्मीद है, यानी कि ये जो चरण चल रहा है अभी, ये जो सिचुएशन चल रही है, ये 2051-52 तक रहेगा, 55 तक मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद घटेगा। अब इसमें यूएनएफपीए का एक रिपोर्ट है, यूएनएफपीए का एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप लोग जरूर देखिए। फिर भी एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊंगा, जिसमें इस रिपोर्ट में बताया गया कि विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति है। अगर अभी हम संक्षिप्त में बताएं तो सिंपल समझना, कंफ्यूजन मत मन में पालना, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन है जो मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। इसमें है यूएनएफपीए की रिपोर्ट में कि भारत में तो स्थिति ठीक है कि 2055 तक यहां पर 61% युवा आबादी रहेगा, 65% भी ये चला जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत में जो युवा आबादी है वो लगातार गिर रहा है, जबकि उत्तर भारत में युवा आबादी बढ़ रहा है। जबकि इस वाले एज में, यानी कि गुजरात का बात करें, महाराष्ट्र का बात करें, पश्चिम बंगाल का बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब का बात करें, हरियाणा का बात करें, तो यहाँ स्थिति नॉर्मल कायम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे युवा आबादी उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन दक्षिण भारत में युवा आबादी गिरेगा और बुजुर्ग आबादी है जो बढ़ेगा। तो यूएनएफपीए का रिपोर्ट जो है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वो आपको वीडियो एक मैं दूंगा, वो आप लोग देखिएगा। मेंस में वहां से क्वेश्चन, वहां से कुछ पॉइंट्स आप उठा सकते हैं। आज ये जो क्लास है ये तो केवल इस चीज के लिए कि जनसंख्या लाभांश क्या है, इसका परिदृश्य क्या था, परिदृश्य आपने अभी देखा है ना, परिदृश्य अभी आपने देखा, ये है परिदृश्य, ठीक है। क्या समझते हैं, मैंने आपको बताया स्किल्ड होना चाहिए, है ना, उसका एज ग्रुप बताएं, स्वस्थ होना चाहिए, सेवानिवृत्ति उसकी होनी चाहिए, नीति और कदम ये मैटर करता है। तो देखो कदम का जहां तक बात है, तो गवर्नमेंट जो है जितना भी डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है उसमें बेहतर काम हो सके, इसके लिए नीतियां बनाती हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस युवा आबादी का लाभ उठा सके। तो कहता है ह्यूमन कैपिटल यानी मानव संसाधन। अब मानव संसाधन पे आपको पता है, मानव संसाधन पे आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है लगातार खर्च करती है, ठीक है। जैसे नई शिक्षा नीति लेके आए या समग्र शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है, ये तमाम चीजें खर्च कर रही है गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, गवर्नमेंट का जितना भी मनरेगा ही क्यों ना हो, ये कहीं ना कहीं ये गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए किया है, ये जितना भी योजना है। स्किलिंग के लिए भी स्टार्टअप, स्टैंड अप मुद्रा योजना, स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य जो है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कराया जाता है, इसके लिए मंत्रालय ही अलग से गठित किया गया है। हेल्थ में आपको पता है गवर्नमेंट का और स्टेट का अलग अलग पॉलिसी चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बात किया जाएगा तो जैसे मातृ मृत्यु दर हो गया, बाल मृत्यु दर हो गया, इन सब को कम करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट योजना चला रही है। हेल्थ के सेक्टर में चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंटियल सेक्टर हो, हेल्थ का उस पे गवर्नमेंट फंड अलॉट करती है, ये आपको पता है। तो हेल्थ पे भी है जो ये नीति सरकार का एकदम स्पष्ट है। एजुकेशन में अभी मैंने आपको बताया है कि नई शिक्षा नीति हो या समग्र शिक्षा अभियान हो, पॉलिसी सपोर्ट जनसंख्या नीति 2000 को आप जान सकते हैं इसमें। तो देखो पॉलिसी वाला जो है ना, जनसंख्या के लिए जितने भी पॉलिसियां हैं उसके लिए एक अलग अलग क्लास आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि एक ही क्लास में सारा चीज नहीं लेके आ सकता है। ये आपको बता रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड आप एक्चुअल में उठा कैसे सकते हैं, जनसंख्या लाभांश को कैसे उठाया जा सकता है। इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जनसंख्या लाभांश उठाना है तो आपको इनोवेटिव आइडिया को अपने देश में लागू करना ही पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आपका क्या बता रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को उठाना है, तो कुल यहाँ पे 6 जो पॉइंट दिया गया है इस पे आपको काम करना पड़ेगा। अब इसी में जनसंख्या लाभांश जब लिखोगे
तो उसमें लिखना कि एक्चुअल में जनसंख्या लाभांश में इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो जनसंख्या लाभांश में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको लिखना रहेगा, ठीक है, ये बॉडी पार्ट का स्थिति हम बता रहे हैं कि इसमें आपको डायग्राम ये बनाने के बाद कि परिदृश्य क्या है वो बताने के बाद कि जनसंख्या लाभांश कब माना जाएगा कि जनसंख्या लाभांश जो है वो बेहतर स्थिति में है, तो सबसे पहले तुम लिखना रोजगार। क्या लिखोगे? रोजगार। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोजगार के बाद लिखोगे कि वो स्वस्थ होना चाहिए, है ना, स्वस्थ होना चाहिए। फिर डायग्राम जो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को बताना है। रोजगार होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, सेवानिवृत्ति, ठीक है, सेवानिवृत्ति ये मिलना चाहिए उन लोग को जो भी लोग काम कर रहे हैं। के बाद अगला शिक्षा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? नीति, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? रोजगार हो गया, सेवानिवृत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, नीति, और इसमें हो जाएगा आपका कौशल। क्या हो जाएगा? कौशल, यानी कौशल होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसको बताने के बाद आपको इस तरीके से बनाने के बाद यहां बताना है कि ये लैंगिक समानता से परे होना चाहिए, ठीक है, ये लैंगिक समानता से परे होना चाहिए, यानी कि यहां पर किसी भी तरीके से असमानता ना झलके, ठीक है, ये भी आपको बता देना है। यानी कि महिला हो पुरुष हो उनको ये सब चीज प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि असमानता रहे तो जनसंख्या लाभांश आप नहीं उठा सकते। अब इसमें चुनौती क्या क्या है, यानी कि चैलेंजेस क्या क्या है, एक ये पोर्शन बच जाता है। देखो चैलेंजेस अगर बात किया जाए जनसंख्या लाभांश का, जनसंख्या लाभांश का अगर चुनौती का बात किया जाए कि क्या क्या भारत में चुनौती है, तो आपको लिखना है रोजगार कहीं ना कहीं कम जनरेट हो रहा है, या एरो से समझना नीचे है, रोजगार कम जनरेट हो रहा है। जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है ये कहीं ना कहीं अभी अपना विकास दर उतना नहीं दर्ज कर पा रहा है जितना कि चाहिए था। जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। सेवा क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र केवल और केवल स्किल्ड के लिए है ना, स्किल्ड आबादी के लिए है। फिर बताना एचडीआई में कम रैंक है हम लोगों का, एचडीआई रैंक बहुत कम है। फिर बताओगे गरीबी का अनुपात हमारे यहाँ अधिक है, गरीबी का अनुपात अधिक है ना। स्वास्थ्य के मुद्दे बहुत गंभीर हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे गंभीर हैं। तो ये सब पॉइंट जो है ना ये जनसंख्या लाभांश का चुनौती है। सबसे ऊपर रोजगार रखिएगा, फिर एग्रीकल्चर, फिर उद्योग, सेवा क्षेत्र में केवल स्किल्ड लोगों को ही मिलता है जॉब, एचडीआई में लो रैंक, गरीबी का अनुपात उच्च है, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं। और लास्ट में एक पॉइंट जरूर ऐड करना, लास्ट में एक पॉइंट जरूर ऐड करना कि भाई यहां पर असमानताएं मौजूद मौजूद है, ठीक है, ये पॉइंट जरूर लिखना है। तो आपका ये टोटल जो है बहुत अच्छे से आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है मेंस का, कि सिंपल है, जनसंख्या समृद्धि के दौर से भारत गुजर रहा है, ऐसे में भारत में क्या क्या चुनौतियां मौजूद है जो इसे जो इसे समृद्धि प्राप्त करने में मदद नहीं कर रही है।
अब इसका आंसर आप लोग लिख के हमें दीजिए। मेरा नंबर है 7779221। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए इसका आंसर लिख के, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।